हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम शेक्सपियर के सोनेट को कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 30 सोनेट कवर कर लिए हैं। शेक्सपियर की फर्स्ट 2 लाइंस, जो शेक्सपियर की 154 सोनेट है, उसका फर्स्ट 2 लाइंस हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, फर्स्ट 2 लाइन ही पूछी जाती है। तो फर्स्ट 2 लाइन हमने 30 सोनेट को कवर कर लिया था। आज हम 31 से देखेंगे। तो ये जो नंबरिंग है और सोनेट का जो नंबर है सेम ही है, तो आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। Thy bosom is endeared with all hearts which I by liking have supposed dead। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये जो लाइन है वो इस बात को एक्सप्रेस कर रही है कि जो स्पीकर है, स्पीकर का जो बिलबेड है, वो कह रहे हैं अपने बिलबेड को कि अपने दिल में उन सभी दिलों को समेटे हुए हैं जिन्हें कभी खो चुका है, यानी कि जिन्हें स्पीकर खो चुका है या जिन्हें वो डेड मान चुका है, मृत मान चुका है। और जो उनका बिलबेड है, बिलबेड के प्यार ने इन मृत दिलों को फिर से जीवंत कर दिया है। कहने का मतलब है कि कभी जो है, जो स्पीकर है उसके अंदर क्या हो गया है, वो प्यार एकदम ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बिलबेड के अंदर प्यार अभी भी है, समेटे हुए है। और उसी के कारण कभी के अंदर भी प्यार जग जाता है, फिर से जग जाता है। कहने का मतलब ये है। तो ये लाइन है आपकी सोनेट नंबर 31 की। ये लाइन है सोनेट नंबर 31 की फर्स्ट 2 लाइन्स हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इफ़ दाउ सर्वाइव माई वेल कंटेंटेड डे विन दैट चरल डेथ माई बोन्स बी डस्ट शैल कवर। ये जो लाइनें हैं ये आपकी लाइनें सोनेट 32 की ये लाइन है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये लाइनें इस बात की संभावना पर विचार करती है कि जो स्पीकर है, स्पीकर का जो बिलबेड है, वो उससे अधिक समय तक जीवित रह सकता है। और स्पीकर इस बात को स्वीकार करता है कि एक दिन ऐसा आएगा, ये जो डेथ है ना, ये जो मृत्यु है, ये तो आनी ही आनी है, और एक दिन आएगी भी जो उसकी हड्डियों को धूल से ढक देगी। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है कि जो मेरा बिलबेड है वो मुझसे अधिक जीवित रहे। मतलब हम होता नहीं, हम किसी से प्यार करते हैं या प्यार में रहते हैं, तो हम उसके लिए ये कामना करते हैं कि वो अधिक जीवित रहे। तो इसी तरह यहाँ पे स्पीकर भी कहता है कि मेरा जो बिलबेड है वो अधिक समय तक जीवित रह सकता है। और वो इस बात को भी स्वीकार करता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि जो डेथ है वो मेरी बोन्स को ढकेगी, मेरी हड्डियों को धूल से ढक देगी, मीन्स कब्र के अंदर। ओके, तो सोनेट 32 की ये लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। Full many a glorious morning have I seen flatter the mountain tops with sovereign eye। सोनेट नंबर 33 की ये लाइन है। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, अब 2 लाइन में जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना मैं समझा रही हूँ। ओके, कि 2 लाइन में क्या कहा गया है। अब पूरी सोनेट अगर रखी जाए तो वो ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सोनेट नंबर 33 की बात क्या हो रही है कि ये जो लाइनें हैं, फुल मेनी अ ग्लोरियस मॉर्निंग, मतलब एक सुबह के गौरवशाली दृश्य का वर्णन करती है, जहाँ पे सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों को सहलाती है। और स्पीकर ने ऐसे कई सुंदर सवेरे देखे हैं। ओके, इन लाइनों का मतलब है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वाई डिडेस्ट दाउ प्रॉमिस सच अ ब्यूटियस डे एंड मेक मी ट्रेवल फोर्थ विदाउट माई क्लॉक। सोनेट 34 की ये फर्स्ट 2 लाइन है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये जो लाइनें हैं, यहाँ पे स्पीकर की जो बिलबेड से शिकायत करता है, यहाँ पे स्पीकर अपने बिलबेड से शिकायत करता है कि उसने एक खूबसूरत दिन का वादा किया था, लेकिन स्पीकर को बिना चादर के बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब इस बात की ओर इशारा करता है कि मौसम बदल गया है और अब ठंड लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। No more be grieved at that which thou hast done, roses have thorns and silver fountains mud। सोनेट 35 की फर्स्ट 2 लाइन है। नो मोर बी ग्रीव्ड, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये जो लाइनें हैं, ये कवि यहाँ पे अपनी बिलबेड को क्या कह रहा है, मतलब आश्वासन दे रहा है, यानी कि दिलासा दे रहा है, कह रहा है कि उसे अपने किए पर दुखी नहीं होना चाहिए। स्पीकर का कहना है कि दुनिया में हर चीज़ में खामियां होती हैं, मतलब दुनिया की हर चीज़ में कमी होती है। जैसे गुलाब में कांटे होते हैं, रोजेस हैव थॉर्न्स, जैसे कि गुलाब में कांटे होते हैं। द सिल्वर फाउंटेन्स मड, और चांदी के झरनों में भी कीचड़ होता है। इसलिए गलतियों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना ज़रूरी है।
ये स्पीकर का कहना है, यानी कि हमारे शेक्सपियर का कहना है। तो सोनेट 35 की ये लाइन है, फर्स्ट 2 लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। लेट मी कन्फेस दैट वी टू मस्ट बी ट्वेन ऑल्दो आवर अनडिवाइडेड लव आर वन। 36 ये लाइनें क्या कह रहा है, ये लाइनें इस कठोर सच्चाई को स्वीकार करती है कि जो स्पीकर है, जो कवि है और उसका जो बिलबेड है वो शारीरिक रूप से तो अलग हो सकते हैं, भले ही उनका प्यार एक ही रहे या दूरियां या बिछड़ने की ओर संकेत करता है। तो सोनेट 36 की ये फर्स्ट 2 लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, एज आर डेक्रिप्ट फादर टेक्स डिलाइट टू सी हिज एक्टिव चाइल्ड डू डीड्स ऑफ यूथ। ये सोनेट 37 की फर्स्ट 2 लाइन है। 37 की ये लाइनें क्या कह रही हैं इसको भी समझ लेते हैं। इस सोनेट में जो कवि है वो अपने बिलबेड को अपने एक सक्रिय और युवा बच्चे से तुलना करता है, जिसे देखकर एक बूढ़े पिता को खुशी मिलती है, और जो स्पीकर है वो अपने बिलबेड की जीवंत और उत्साह की प्रशंसा करता है। ओके, तो सोनेट 37 की फर्स्ट 2 लाइन है। नेक्स्ट वन है, हाउ कैन माई म्यूज वॉन्ट सब्जेक्ट टू इन्वेंट while thou dost breathe and post into my words। सोनेट 38 की ये लाइन है, फर्स्ट 2 लाइन है सोनेट 38 की। ये लाइनें जो हैं ये कवि की प्रेरणा के स्रोत के रूप में उसके बिलबेड की महिमा का वर्णन करती है। मतलब कवि का कहना है कि जब तक उसका बिलबेड जीवित है उसका प्यार कवि को प्रेरित करता रहेगा। यानी कि जो स्पीकर है उनका कहना ये है कि जब तक उनके बिलबेड, जो उनके प्रियतम हैं, वो जीवित रहेंगे, उनका प्यार कवि को प्रेरित करता रहेगा, तब तक उसे कविता लिखने के लिए विषयों की कमी नहीं होगी। मतलब जब तक उनके बिलबेड जिंदा हैं तब तक जो कवि हैं, जो स्पीकर हैं, वो उनको प्रेरित करता रहेगा और उनको कविता लिखने के लिए विषयों की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओ हाउ दाई वर्थ विद मैनर्स मे आई सिंग when thou art all the better part of me। ये सोनेट नंबर 39 की फर्स्ट 2 लाइन है। यहाँ पे 39 की जो सोनेट है ये क्या कह रहा है, फर्स्ट 2 लाइन, मतलब इस लाइन, ये जो लाइनें हैं ये जो स्पीकर है उसकी उलझन को दर्शा रहा है कि वो अपने बिलबेड के गुणों और अच्छे व्यवहार का वर्णन कैसे कर सकता है। मतलब मेरे बिलबेड के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं या उसके जो अच्छे व्यवहार हैं उसका वर्णन मैं कैसे करूँ, उसके बारे में कैसे बताऊँ, क्योंकि उसका जो बिलबेड ही उसका सबसे अच्छा हिस्सा है। स्पीकर को लगता है कि वो अपने बिलबेड के असली मूल्य को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब मेरे बिलबेड में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि मैं सच में बयान नहीं कर सकता। तो ये सोनेट नंबर 39 की फर्स्ट 2 लाइन थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। टेक ऑल माई लव ई टेक देम ऑल वॉट हैस्ट दाउ देन मोर देन दाउ हैस्ट बिफोर। ये सोनेट 40 की लाइन है, सोनेट 40 की फर्स्ट 2 लाइन है। ये जो लाइनें हैं ये स्पीकर की प्रेम की विशिष्टता पर बल देता है। स्पीकर कहता है कि वो अपने सारे प्यार को अपने बिलबेड को दे देगा, मतलब उसका जो भी प्यार है सब कुछ अपने बिलबेड को दे देता है, लेकिन इससे उसके बिलबेड को कुछ भी अतिरिक्त प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसका सारा प्यार पहले से ही बिलबेड के लिए ही था, उसके प्यार के लिए ही था। और ये जो उसका प्यार है ना उसके लिए, अपने बिलबेड के लिए, वो एक निस्वार्थ है। तो ये सोनेट 40 की फर्स्ट 2 लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे। Those pretty wrongs that liberty commits when I am sometime absent from thy heart। सोनेट 41 की फर्स्ट 2 लाइन है। कहता क्या है ये लाइन? ये लाइन इस बात को स्वीकार करती है कि जब कभी अपने बिलबेड के दिल से दूर होता है, मतलब जब भी वो अपने बिलबेड से दिल से दूर होता है तो उसकी जो आज़ादी है वो कुछ सुंदर गलतियाँ कर देती हैं। मतलब दोज प्रिटी रॉन्ग्स, कुछ सुंदर गलतियाँ कर देती हैं जब वो अपने बिलबेड से दूर होता है। और वो इस बात का इशारा करता है कि जो स्पीकर है, स्पीकर का मन भटक सकता है या वह अन्य लोगों के प्रति आकर्षित हो सकता है, लेकिन ये कमजोरी या बेवफाई नहीं है। ये सोनेट 41 की लाइन है। कहने का मतलब ये है, मतलब स्पीकर यहाँ पे कह क्या रहा है कि जब मैं अपने बिलबेड से दूर होता हूँ ना तो मैं कुछ सुंदर गलतियाँ कर देता हूँ। लाइक जैसे मैं मेरा मन क्या होता है, भटक जाता है, या मैं दूसरे लोगों के प्रति आकर्षित हो जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरी कमजोरी है या बेवफाई है, कहने का मतलब ये है। तो सोनेट 41 की ये फर्स्ट 2 लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे। दाउ हैस्ट हर इट इज़ नॉट ऑल माई ग्रीफ एंड इट मे बी शेड आई लव्ड हर डियरली। सोनेट 42 की ये फर्स्ट 2 लाइन है।
यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये लाइनें कवि की इस उलझन को दर्शाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के पास उसकी प्रेमिका का होना उसका पूरा दुख नहीं है। वो स्वीकार करता है कि वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है। कवि यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब वह किसी और के साथ खुश हो सकती है। सोनेट 42 की लाइन है ये। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हेन मोस्ट आई विंक देन डू माइन आईज बेस्ट शी फॉर ऑल द डे दे व्यू थिंग्स अनरिस्पेक्टेड। ये सोनेट 43 की फर्स्ट 2 लाइन है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे स्पीकर इस अनुभव का वर्णन करता है कि जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उन चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाता है। दिन के उजाले में वो चीज़ों को इतनी गहराई से नहीं देख पाता क्योंकि वो उन पर उतना ध्यान नहीं देता है। ठीक है, फॉर ऑल द डे दे व्यू थिंग्स अनरिस्पेक्टेड, मतलब वो चीज़ों को इतनी गहराई से नहीं देख पाता क्योंकि वो उन पर ध्यान नहीं देता है। वो आंतरिक चिंतन और आत्मनिरीक्षण की शक्ति का संकेत करता है। सोनेट 43 की ये फर्स्ट 2 लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इफ़ द डल सबस्टेंस ऑफ माई फ्लैश वर थॉट इंजूरियस डिस्टेंस शुड नॉट स्टॉप माई वे। सोनेट 44 की ये फर्स्ट 2 लाइन है। ये जो लाइनें हैं ये कवि की इच्छा को व्यक्त करती है कि यदि उसका भौतिक शरीर विचारों से बना होता तो वो दूरी की बाधाओं को पार कर सकता था, पर लेकिन अपने बिलेबेड के पास पहुंच सकता था। ये दर्शाता है कि स्पीकर अपने बिलेबेड के साथ रहने की तीव्र इच्छा करता है। इन लाइनों में क्या है कि अगर उसका शरीर भौतिक विचारों से बना होता तो वो दूरी को बाधाओं को पार कर सकता था और अपने बिलेबेड के पास पहुंच सकता था। मीन्स जैसे हम सोच लेते हैं तो उसी तरह अगर हमारा शरीर भी होता तो हम उसके पास पहुंच जाते हैं। अपने बिलेबेड के पास मैं पहुंच जाता और अपने बिलेबेड के साथ रहने की इच्छा ही दर्शाता है ये। मतलब जब हम किसी को सोचते हैं तो जिस तरह सोच हमारी पहुंच जाती है, हमारी बॉडी भी उसी तरह बनी होती तो हम भी पहुंच जाते हैं उस पर्सन के पास। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दी अदर 2 स्लाइट एयर एंड पर्जिंग फायर आर बोथ विद दी वेर एवर आई अबाइड। सोनेट 45 की ये फर्स्ट 2 लाइन है। ये लाइनें इस बात पर प्रकाश डालती है कि हवा और आग जैसे सूक्ष्म जो एलिमेंट होते हैं वो स्पीकर और उसके बिलेबेड के बीच एक अदृश्य संबंध बनाते हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से अलग हों। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो मतलब यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो उन्हें जोड़े रखता है, मतलब मुझे और मेरे बिलेबेड को जोड़े रखता है। ठीक है, और यही जो आध्यात्मिक जुड़ाव है और प्रेम की जो असीमता है ये इसका प्रतीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, माइंड आई एंड हार्ट आर एट अ मॉर्टल वॉर, हाउ टू डिवाइड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दाई शाइट। ये सोनेट 46 की फर्स्ट 2 लाइन है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है लाइन होगा कि जो स्पीकर की आंख और दिल के बीच चल रहे जो घातक युद्ध, मतलब उनकी आंख और दिल में जो सोच चल रही है, जो घातक युद्ध चल रही है उसके बारे में वर्णन कर रहा है। वो दोनों कवि के जो बिलेबेड के रूप में अपने अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आंखें हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्पीकर का कहने का मतलब है कि मेरी जो आंखें हैं वो मेरी बिलेबेड को देखना चाहती हैं, मेरा जो दिल है वो मेरी बिलेबेड से प्यार करना चाहता है। नेक्स्ट पे आएंगे, बेट विक्स्ट माइन आई एंड हार्ट अ लीग इज टू एंड ईच डॉथ गुड टर्न्स नाउ अन टू द अदर। सोनेट 47 की फर्स्ट 2 लाइन है। और ये लाइनें बताती हैं कि आँख और दिल के बीच एक संधि हो गई है, एक लड़ाई हो गई है। वे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, आँख और दिल। आँख बिलेबेड की छवि को दिल तक पहुंचाती है और दिल उस छवि के प्रति प्रेम की भावना पैदा करता है। इन लाइनों का मतलब ये है सोनेट 47 का। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ केयरफुल वॉज आई व्हेन आई टुक माई वे ईच ट्रिफल अंडर ट्रूएस्ट बार्स टू थ्रस्ट। सोनेट 48 की फर्स्ट 2 लाइन है। और ये लाइनें इस बात को दर्शाती हैं कि कवि जो है वो यात्रा पर जाने से पहले कितना सावधान था। हाउ केयरफुल वॉज आई, मैं कितना सावधान था, यानी कि यात्रा पे जाने से पहले मैं कितना सावधान था। व्हेन आई टुक माई वे, जब मैं अपनी यात्रा पे जा रहा था। एस ट्रिफल अंडर ट्रूएस्ट पास टू थ्रस्ट, यानी कि वो हर छोटी छोटी चीज़ों को सबसे सुरक्षित जगह पर रखना चाहता था। इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अपनी बिलेबेड से, कहने का मतलब है कि जो कवि हैं, जो स्पीकर हैं, वो अपनी बिलेबेड से दूर जाने के विचार से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उनको टेंशन हो रही है कि वो उनसे दूर नहीं जाना चाहते और वो उन चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहते हैं जो उनके प्रेम से जुड़ी हुई है, जो उनके बिलेबेड से जुड़ी हुई है। उन चीज़ों को वो सुरक्षित रखना चाहते हैं जाने से पहले। सोनेट 48 की फर्स्ट 2 लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 1 मिनट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगेंस्ट दैट टाइम इफ़ एवर दैट टाइम कम
व्हेन आई शैल सी दी फ्रॉन ऑन माई डिफेक्ट्स। सोनेट 49 की फर्स्ट 2 लाइन है ये, और ये लाइनें इस डाउट को व्यक्त करती है, आशंका को व्यक्त करती है कि एक दिन शायद स्पीकर को अपनी बिलबेड पे क्रोध झेलना पड़े। मतलब यहाँ पे अब स्पीकर क्या सोच रहा है कि क्या कोई ऐसा दिन भी आ सकता है कि शायद मैं अपनी बिलबेड पे गुस्सा करूँ या क्रोध करूँ। सॉरी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो स्पीकर है उनका कहने का मतलब है कि क्या ऐसा कोई दिन आ सकता है कि हो सकता है मेरी बिलबेड मुझसे गुस्सा हो जाए और मैं उसका गुस्सा झेलना मुझे पड़े। जब उसकी ये कमियों को देखेगा कभी इस संभावना से डरता है और उससे बचना चाहता है। मतलब वो इस चीज़ से बचना चाहता है, वो झेलना नहीं चाहता, अपनी बिलबेड के गुस्से को नहीं झेलना चाहता है, वो इस चीज़ से बचना चाहता है। तो सोनेट 49 की ये फर्स्ट 2 लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ वेरी डू आई जर्निंग ऑन द वे when what I seek my weary troubles end। सोनेट 50 की ये लाइन है, सोनेट 50 की हाउ वेरी डू आई जर्निंग ऑन द वे व्हेन आई सीक माई वेरी ट्रेवल्स एंड। यानी कि ये लाइनें जो कवि की यात्रा के दौरान उसकी थकान का वर्णन कर रही है। वो अपने बिलबेड के पास पहुंचने की इच्छा तो रखता है, लेकिन जो उसकी यात्रा का लक्ष्य है, लेकिन वो यात्रा इतना थकाऊ है कि वो जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता है। ओके, नेक्स्ट, Thus can my love excuse the slow offense, O my dull bearer, when from the I speed। सोनेट 51 की ये लाइन है, और यहाँ पे जो लाइनें हैं वो कवि के प्रेम के उसके धीमे संदेशवाहक के बारे में बताया जा रहा है। कवि का कहना है कि वो अपने बिलबेड के पास जल्दी से पहुँचने के लिए इतना उत्सुक है कि वो धीमी गति के लिए भी माफ़ी दे सकता है। मतलब यहाँ पे वो अपनी बिलबेड के पास बस पहुँचना चाह रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, So am I as the rich whose blessed key can bring him to his sweet uplocked treasure। सोनेट 52 की ये लाइन है, और ये लाइनें कवि की तुलना एक धनी व्यक्ति से करती है जिसके पास एक पवित्र कुंजी है जो उसके मीठे बंद खजाने तक ले जा सकती है। और यहाँ पे स्पीकर जो है वो अपनी बिलबेड तक पहुँचने की लालसा और उसके प्रेम को पाने की खुशी का प्रतीक है। ठीक है, वो अपने बिलबेड तक जाने के लिए खुश हो रहा है और उसके प्रेम को पाने के लिए खुश हो रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ योर सबस्टेंस वेयर ऑफ आर यू मेड दैट मिलियंस ऑफ स्ट्रेंथ शैडोज ऑन यू टेंड। सोनेट 53 की ये फर्स्ट 2 लाइन है, और ये लाइनें इस सवाल को उठाती है कि उसका जो बिलबेड है, बिलबेड का सार क्या है। मतलब बिलबेड का सार क्या है, मतलब जिन पर अनगिनत अजीब सी जितनी भी क्वालिटीज़ बताई गई हैं, ये प्रेम की जटिलता और बहुआयामी प्रकृति पर विचार डालता है। मतलब जो बिलबेड है उसके विभिन्न गुण और विशेषताएं उसे एक रहस्यमय और आकर्षण व्यक्ति बनाते हैं। अब हम समझेंगे कहने का मतलब क्या है कि कवि ने यहाँ पे क्या कह दिया, अपनी बिलबेड की इतनी सारी अनगिनत क्वालिटीज़ बताए हैं, लेकिन कहीं पे भी उसका नाम नहीं जिक्र किया है कि किस बिलबेड की बात हो रही है, किसकी क्या बात हो रही है। और ऐसा करके हमको ऐसा लगता है, हम रीडर्स को ऐसा लगता है कि वो कोई व्यक्ति एक रहस्यमय और आकर्षक व्यक्ति बन गया हो जो इनका बिलबेड है। ठीक है, सोनेट 53 की ये फर्स्ट 2 लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, ओ हाउ मच मोर डोथ ब्यूटी ब्यूटियस सीम बाय दैट स्वीट ऑर्नामेंट विच ट्रूथ डॉथ गिव। सोनेट 54 की ये फर्स्ट 2 लाइन है, और यहाँ पे 54 में क्या बात हो रही है कि इस बात पे जोर देता है कि जो सच्चाई का मीठा श्रृंगार है वो बाहरी सुंदरता को और भी अधिक सुंदर बना देता है। मतलब कवि का मानना है कि सच्चा प्यार और ईमानदारी किसी व्यक्ति के आकर्षण को और बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये है, जो अगर सच्चा प्यार है तो व्यक्ति की ईमानदारी और किसी व्यक्ति के आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। सोनेट 54 की ये फर्स्ट 2 लाइन में कहा गया है। नेक्स्ट पे आएंगे, Not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme। सोनेट 55 की ये फर्स्ट 2 लाइन है, और यहाँ पे ये जो लाइनें हैं वो स्पीकर को इस विश्वास को एक्सप्रेस करती है कि उसकी जो शक्तिशाली कविता है वो संगमरमर या राजकुमारों के स्वर मड़े स्मारकों से भी अधिक समय तक टिकेगी। यानी कि जो संगमरमर है और जो गिल्डेड मोनूमेंट्स हैं, यानी कि स्वर मड़े स्मारक, उससे भी अधिक उनकी जो कविता है वो टिक जाएगी। कवि का मानना है कि उनकी कविता उसके प्रेम और भावनाओं को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है कि अमर हो जाएगी। यहाँ पे शेक्सपियर का मानना है कि मेरी कविता जो है, मैंने कविता को इतने अच्छे से एक्सप्रेस किया है, प्रेम और भावनाओं को इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया है कि ये अमर हो जाएगी, और जो मार्बल है, जो गिल्डेड मोनूमेंट है, वो भी उतना नहीं टिक पाएंगे जितना मेरी कविता टिकेगी।
सोनेट 55 का ये फर्स्ट टू लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, स्वीट लव renew thy force, be it not said, thy ace should blunter be than appetite। सोनेट 56 की ये फर्स्ट टू लाइन है और ये लाइनें कवि से अपने प्यार की शक्ति को नवीनीकृत करने का आग्रह करती है। वो नहीं चाहता कि उसका प्यार कमज़ोर पड़ जाए या उसकी इच्छा कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, Being your slave, what should I do but tend upon the hours and times of your desire। सोनेट 57 की फर्स्ट टू लाइन है ये, और ये लाइनें स्पीकर अपने बिलेबड के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनका कहना है कि वो अपने बिलेबड को अपना स्वामी मानता है और उनकी हर इच्छा का पालन करने के लिए वो तैयार है। इन लाइनों का मतलब ये है कि वो अपने बिलेबड को स्वामी, बीइंग योर स्लेव मतलब स्वामी मानता हो और उनकी हर इच्छा का पालन करने के लिए वो तैयार है। नेक्स्ट पे आएंगे, दैट गॉड फॉरबिड दैट मेक मी फर्स्ट योर स्लेव, आई शुड इन थॉट कंट्रोल योर टाइम्स ऑफ प्लेजर। सोनेट 58 की फर्स्ट टू लाइन है और यहाँ पे स्पीकर इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि भले ही वो अपने बिलेबड का गुलाम है, लेकिन उनका इरादा कभी भी उनके आनंद के समय को नियंत्रित करने का नहीं है। उनकी मतलब वह उनकी जो आज़ादी का सम्मान करते हैं। सोनेट 58 की लाइन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कवि का कहना ये है कि भले ही वो अपने बिलेबड का गुलाम है, लेकिन उनका इरादा ये नहीं है कि वो अपने बिलेबड का गुलाम है तो उनके आनंद के समय को नियंत्रित करने या उनकी आज़ादी छीन ले, मतलब उनकी आज़ादी का वो सम्मान करता है। इफ़ देयर बी नथिंग न्यू बट दैट विच इज़ हैथ बीन बिफोर, हाउ आर आवर ब्रेन्स बिगाइल्ड। सोनेट 59 की फर्स्ट टू लाइन है ये, और ये लाइनें इस दार्शनिक सवाल पर विचार करती है कि क्या वास्तव में कुछ नया या सब कुछ पहले से ही अस्तित्व में है। ये लाइनें इस बात पे विश्वास करती है कि वास्तव में कुछ नया या पहले से सब कुछ अस्तित्व में है। मतलब कहने का मतलब है कि कवि जो स्पीकर है वो इस बात से उलझन में है कि अगर सब कुछ पहले से मौजूद है तो हमारी बुद्धि कैसे धोखा खाती है और नई चीज़ों का अनुभव करती है। सोनेट 59 और आपका लास्ट है, लाइक एज द वेव्स मेक टूवर्ड्स द पेबल्ड शोर, शो डू आवर मिनट्स हैस्टन टू दियर एंड। सोनेट 60 की ये फर्स्ट टू लाइन है और सोनेट 60 का क्या कहना है कि ये लाइनें समय के निरंतर बीतने की तुलना समुद्र के लहरों से करती है, कि जो समय जो बीत रहा है और जो समुद्र की लहरें हैं उससे किया जा रहा है, जो कंकड़ पत्थर वाले तट की ओर बढ़ते हैं। ये जीवन की जो क्षणभंगुरता है और समय के अनावृत प्रवाह का प्रतीक है। सोनेट नंबर 60 की ये फर्स्ट टू लाइन है। तो ये थे आपके शेक्सपियर के सोनेट की फर्स्ट टू लाइन। इसके पहले हमने 30 कर लिए थे, आज भी हम 30 ही करेंगे। और इसकी जो जो लाइनें थीं, जो इसके बारे में कहा गया वो मैंने सब कुछ समझा दिया है। अब पूरी पोएम अगर रहेगी तो वो अलग ही बात रहता है, वहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। बट फिलहाल जितना भी है मैंने जितना पॉसिबल था उतना मैंने समझा दिया। तो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसका PDF अगर आपको पाना है तो आप मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोनों का, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ओके। और जो नए बच्चे देख रहे हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।